This conference will now be recorded. गुड डे बच्चों। तो हम 9th सेशन में आगे चलते हैं। एक बार क्विक रिव्यू कर देते हैं। हमने इलेक्ट्रोलिसिस शुरू किया था। कैथोड के ऊपर केटायन जाता है और रिड्यूस हो जाता है। सिंस याद रखने का तरीका, केटायन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो कैथोड के ऊपर अब की बार नेगेटिव चार्ज होगा। एनोड के ऊपर एनायन जाता है और ऑक्सीडाइज हो जाता है। कैथोड केटायन रिडक्शन, एनोड राइट, एनायन एंड ऑक्सीडेशन। डेल्टा जी इलेक्ट्रोलिसिस में पॉजिटिव होती है, तो हमें इसको नेगेटिव बनाने के लिए ई नॉट वोल्टेज बाहर से नेगेटिव देनी पड़ती है एंड इट इज कैरिड आउट बाय डायरेक्ट करंट ओनली। एसी से इलेक्ट्रोलिसिस नहीं होती है। फैराडे सर ने कुछ लॉ दिए थे इलेक्ट्रोलिसिस के ऊपर, हमने ये भी देखा हुआ है। सिंपली रिलेशन के बीच में से निकल जाता हूँ। फर्स्ट में आपको W इज इक्वल टू ZIT, वेयर Z इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्वलेंट एंड इट इज इक्वल टू केमिकल इक्वलेंट, यानी कि इक्वलेंट वेट, राइट, इक्वलेंट वेट डिवाइडेड बाय फैराडे। फैराडे की फिक्स वैल्यू थी 96500 कूलम। आप इक्वलेंट वेट की जगह पे A बाय वैलेंसी फैक्टर भी रख सकते हैं। आपको कहा गया था कि आपको कुछ कॉमन आयंस के या एटम्स के मोलर मासेस उनकी वैलेंसी के साथ दिमाग में रखना होगा। The Faraday second law was W1 by W2 is equal to E1 by E2। अगर आप सेम अमाउंट ऑफ करंट डिफरेंट इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में से पास करें तो जिस सब्सटेंस का इक्विवेलेंट वेट ज्यादा होगा उसका उतना ही वेट ज्यादा आएगा। 9 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम, 12 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम, लेफ्ट हैंड साइड पे सारे एक इक्विवेलेंट वेट है। हर किसी चीज का एक इक्विवेलेंट वेट मांगता है 96500 कूलम चार्ज को, तो वो रिड्यूस या ऑक्सीडाइज होगा। कुछ गैसेस के लिए इक्विवेलेंट वेट ना रख के इक्विवेलेंट वॉल्यूम आपको करवाया गया था, राइट। हाइड्रोजन के लिए इक्विवेलेंट वॉल्यूम 11.2, क्लोरीन के लिए 11.2, ऑक्सीजन के लिए 5.6 लीटर एंड दीज विल बी लिबरेटेड बाय 1 फैराडे ऑफ करंट। 1 Faraday of current. Current efficiency is percentage, actual waste जो कि हमारे पास आएगा डिवाइडेड बाय theoretical जो कि फर्स्ट लॉ से W is equal to ZIT से निकलेगा। हमने एक दो क्वेश्चन शुरू किए थे, अब हम उससे आगे जाने वाले हैं। तो let's solve these questions. How many moles of electrons are required to reduce 1 mole of MnO4 negative to Mn2 plus? हम फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं बेटे। देखो, MnO4 नेगेटिव से आपको Mn+2 पे जाना है। आपको MnO4 नेगेटिव की मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी होगी, मतलब उसके ऊपर चार्ज कितना है। मैं जानबूझ के लंबा रास्ता ले रहा हूँ। X प्लस 4 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन के ऊपर -2 इज इक्वल टू -1, तो X -8 इज इक्वल टू -1, X इज इक्वल टू आ गया +7। तो मैंगनीज +7 से +2 पे जा रहा है, तो इट इज गेनिंग 5 इलेक्ट्रॉन। इसका क्या मतलब हुआ? एक MnO4 नेगेटिव, राइट, मांगता है 5 इलेक्ट्रॉन, तो एक मोल कितना मांगेगा बेटे? 5 मोल कह दो या 5 एवोगेड्रो कह दो या 5 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 कह दो, जो भी आप इस कह देंगे वो आपका आंसर आ जाएगा, राइट। जिस भी तरीके से आप इसको देखना चाहें आप देख सकते हैं। दैट विल बी द, ये हमारा आंसर आ जाएगा। आगे जा सकते हैं। तो हम सेकेंड पार्ट पे जा रहे हैं बेटे। सेकेंड पार्ट पे
जरा एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए, सेकेंड पार्ट। How many moles of electrons are required to produce 10 gram of aluminium from molten aluminum? 10 gram of aluminium from molten aluminum. देखो आप सिंपली ऐसे जा सकते हैं, एक मिनट बेटे, तो मुझे ना इसकी हाँ कॉपी रखनी है ताकि हर एक पेज पे एक पार्ट कर पाए। 9 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम, याद करो, +3 क्यों लिखा, क्योंकि उसमें उसकी ऑक्सीजन स्टेट ये है। 1 मोल यानी कि 1 फैराडे लेती है, तो बेटे यूनिटरी मैथमेटिक में 10 ग्राम कितना लेगा, 1/9 इंटू 10, इट इज 1.11 मोल कह रहे हैं आप, ठीक है जी, इतना ही हुआ ना, सो दैट विल बी आंसर 1.11 मोल। ठीक है बेटे, अगले पेज पे चलते हैं। मैं एक पेज पे एक ही प्रॉब्लम ले रहा हूं ताकि आपको नजर आता रहे। हम इस पार्ट को देखते हैं। हाउ मेनी मोल्स ऑफ, ये वाला काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर गिवन बाय 8960 कूलम। सिंपल, 96500 कूलम, याद करो 1 फैराडे 1 मोल के बराबर होता है, तो बेटे 8960 कूलम कितने के बराबर होगा, इट इज गोइंग टू बी 196,500 इंटू 8960, ये 0.0928 मोल आपका आंसर आ जाएगा। अब इस पार्ट को देखते हैं। सुनो, आप पॉज करके अपनी स्पीड से चल सकते हो। A current of 1.5 ampere for 30 seconds. Q is I into T. I कितना है 1.5 ampere into 30 second. That is going to be 45 कूलम। ठीक है, तो उसके बाद तो ऊपर वाला ही आ गया, 96500 कूलम इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो 45 कूलम कितने के बराबर होगा, क्या मैं आपको खुद निकालने के लिए दे सकता हूं? आई होप आप कर सकते हैं। एंड लेट्स सी द लास्ट पार्ट, ये सी वाला पार्ट, ये निकाल के देखते हैं। हाउ मेनी मिनट्स इट वुड टेक टू रिड्यूस 0.2 मोल ऑफ कॉपर 2+ यूजिंग अ करंट ऑफ 10 एम्पियर। कोई अंदाजा लगा पा रहे हो? सिंपली इसके लिए W is equal to ZIT लगा दें। 1 mole of copper +2 is 63.5 ग्राम, तो 0.2 मोल्स कितने के बराबर होगा, 0.2 इंटू 63.5, ये आपके पास क्या आ गया, वेट आ गया। W क्या होता था, A/N/IT/F, तो A एटॉमिक वेट आ गया 63.5, कॉपर के ऊपर इसको वैलेंसी कितनी है 2, करंट कितना है 10 एम्पियर, टी निकालना है 96500 कूलम, टी आपका किस में आ जाएगा, आपका सेकंड में आ जाएगा। ठीक, तो 3860 सेकंड, अगर मिनट में लेना है तो इसको 60 सेकंड से डिवाइड कर दीजिए, 64.3 मिनट के आसपास ये आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों आप एक बार इसको, इस क्वेश्चन को रिपीट करिएगा। ठीक, यहाँ पे फिर दोबारा हमने आपके लिए आंसर दिए हुए हैं, एक बार खुद कर लेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगी। रिपीट करो, ऑब्जेक्टिव में और समझने में आपको इससे फ़ायदा ही होगा, कोई नुकसान नहीं होगा। तो डियर, आगे चलते हैं।
क्या मैं इसको होमवर्क दे सकता हूं? हाउ लॉन्ग? वही करना, W इज इक्वल टू A बाय N IT बाय F। प्लीज होमवर्क, आंसर दिया गया है। ये क्या कह रहा है? हाउ मेनी कूलम आर रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट 40 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम। तो आई एम गिविंग यू होमवर्क बच्चों, वैसे ही करना है। 9 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम इज 96500 कूलम, तो 40.5 ग्राम में कितना होने वाला है? दैट्स फॉर यू पीपल टू डू इट। हाउ मेनी कूलम्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी are needed, are required for conversion of 1 mole of H2O2 to O2? Let's do it। थोड़े से क्वेश्चन मैं कर लेता हूं, बाकी के क्वेश्चन आपको दे देते हैं। से फर्स्ट पार्ट, ठीक, 1 mole of H2O to O2। देखो यहाँ पे -2 है और यहाँ पे ये 0 पे जा रहा है, और इसका मतलब होगा, आपने लेफ्ट हैंड साइड को देखना है, आपके पास एक ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन -2 से 0 पे जा रहा है, तो इट इज 2, ऊपर चार्ज कितना है? 2। तो ये क्या कर रहा है बेसिकली? दिस इज -2 इलेक्ट्रॉन, तो दैट इज 2 फैराडे और 2 इंटू 96500 कूलम। अरे O-2 एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो 1 मोल 2 मोल यूज करेंगे, 2 मोल इलेक्ट्रॉन कितने के बराबर होते हैं? ये करते हैं सेकेंड पार्ट। 1 mole of FeO to Fe2O3, this is 1 mole of FeO। देखो ऑक्सीजन में तो कोई चेंज हुआ नहीं, आयरन +2 से चला गया है +3 के ऊपर, तो एक आयरन कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है? 1 इलेक्ट्रॉन। तो 1 मोल कितना करेगा बेटे? 1 मोल, आंसर विल बी 96500 कूलम। बाकी के थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ आप खुद करने वाले हैं, तो प्लीज इसको करिए, तभी आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आसान है, क्वेश्चन से मत घबराओ यार, तुम लोगों ने किया हुआ है, बट हाँ उसको बगैर किए आगे मत जाना। विच क्वेश्चन, विच सॉरी फॉर्मूला? W इज इक्वल टू ZIT। आप खुद करो, ये चीज पूछी गई है। निकल के लिए वापस जाओ शीट के ऊपर, देखो कि निकल 58.5 होता है क्या, निकल नाइट्रेट में चार्ज कितना है, तो इसका E पुट कर देना 58.5/2, आपका आंसर आ जाने वाला है। ठीक है जी, आंसर प्रोवाइडेड बच्चों। हाउ मेनी आवर्स, क्वेश्चन पढ़ो। हाउ मेनी आवर्स डज इट टेक टू रिड्यूस 3 मोल ऑफ फेरिक टू फेरस with 2 एम्पियर करंट, with 2 एम्पियर करंट? देखो बेटे, इसने 3 फेरिक लिया है और ऑब्वियसली उसको 3 फेरस पे ले गया, तो यहां पे आप चार्ज का फर्क देखिए, +6 से राइट, +9 से +6 पे जा रहा है, तो दिस इज बेसिकली गेनिंग 3 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे एक 3 इलेक्ट्रॉन गेन, सॉरी एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो 3 नेट कितने 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, तो आपके पास 3 मोल ऑफ आयरन, राइट, 3 मोल ऑफ फेरिक नीड 3 into 96500 कूलम इज इक्वल टू Q आ गया। नाउ यू नो Q इज इक्वल टू I into T। Q निकल गया 3 into 96500 कूलम्स, I इज उसने दिया है 2 एम्पियर, T आपका सेकंड में आ जाएगा। आई होप यू रिमेंबर कूलम इज इक्वल टू एम्पियर सेकंड।
तो आप यहां से T निकाल सकते हैं। डू इट योरसेल्फ नाउ अगेन। पर याद रखना ये T सेकेंड्स में आएगा, उसको बाद में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा बच्चों। क्वेश्चन मिलके करते हैं, क्योंकि डिफरेंट प्रकार का आया है, ये फैराडे के सेकेंड लॉ पे आया है। 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल A, B, C containing zinc, silver and copper respective salts were connected in series. Series का मतलब same amount of current. A steady current of 1.5 was passed through them until 1.45 gram of silver was deposited. First, how much did the current flow? How much time? W is equal to A by N, IT by F. W 1.45 gram. Silver, right, is 108 by 1. याद करो सिल्वर के ऊपर चार्ज क्या है, +1, तो उसका वैलेंसी फैक्टर N कितना हो गया है, 1. I, राइट, 1.5. T 96500 कूलम। तो क्या मैं T निकाल सकता हूं बच्चों यहां से? That comes to 863 seconds. Now he is going towards the second part, ये वाला। What weight of copper and zinc get electron deposited or electrolyzed? Use second law. Weight of silver आ गया, equivalent weight of silver पता है 108। weight of silver तो उसने दे रखा ना 1.45 ग्राम। It is weight of copper, equivalent weight of copper. Weight of silver 1.45, weight of copper पूछना है, सिल्वर का इक्विवेलेंट वेट 108 by 1, कॉपर इज 63.5 by 2। कैसे पता लगा? कॉपर के ऊपर +2 चार्ज है। तो बेटे इसी तरीके से मैं कलर चेंज कर रहा हूं, क्या आप वेट ऑफ जिंक भी निकाल सकते हैं? जिंक का इक्विवेलेंट वेट कितना होता है? वहां से देखो, मैं तो अभी बता दूंगा कितना है, वहां से देखो और क्वेश्चन को आप पूरा करें, ठीक? दैट्स मस्ट। एक अच्छा क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। In the electrolysis of acidulated water, it is desired to obtain hydrogen at the rate of 1 cc per second at STP. What should be the current passed? देखो, अगर हाइड्रोजन की रिडक्शन की इक्वेशन लिखें तो क्या आपको यह समझ आ गया? ये H+ कहां से आ रहा है? पानी से, ठीक है? तो उसे सही हाइड्रोजन एट द रेट ऑफ 1 cc per second, 1 cc per second। तो इधर से देखो 1 मोल of H2 needs 2 into 96500, right, cc। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन कितने के बराबर होता है? cc। इतना ही हुआ ना दोस्तों? 22,400 इज 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, इतना cc मांग रहा है। तो बेटे 1 cc कितना मांगेगा? दिस 22400, राइट। ये मैंने राइट हैंड साइड पे cc लिख दिया है, वो कूलम आना बेटे, कूलम। तो गलती है तो उसको कलर हाईलाइट कर देते हैं, दैट इज कूलम आंसर आ जाएगा। नाउ ये जो भी आपका आया, इट इज Q इज इक्वल टू IT, Q इज इक्वल टू I इंटू T।
ठीक है जी। तो I इज इक्वल टू Q बाई टी। Q आपका आ गया 2 इंटू 96500 बाई 22400 इंटू 1। Q टाइम कितना था, रेट ऑफ 1 cc। समझे क्या हुआ? हमने 1 सेकंड में आपको कितना करंट देना है वो हमने निकाल दिया। दिस अ गुड क्वेश्चन, और ये हमें कहीं जेई में मिला भी है क्वेश्चन, तो आप प्लीज इसको सॉल्व करने वाले हैं दोबारा। होमवर्क वही W इज इक्वल टू ZIT। होमवर्क 1 मोल। मैंने आंसर्स दे रखे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली बच्चों, ठीक है जी। अ वेरी गुड क्वेश्चन, तो स्टार लगा रहा हूं। आप करने वाले हैं होमवर्क स्टार, इसका मतलब इम्पॉर्टेंट है, आप जरूर करने वाले हैं, ना छोड़ने का कोई कारण नहीं बन रहा है मुझे यहाँ पे। ऑब्जेक्टिव, मुझे जहाँ तक लगता है कि ये क्वेश्चन हमने पहले भी देखा है, तो क्यों ना आप इसको एक बार पहले सॉल्व करें, आप खुद सॉल्व करें, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। जब मैं कहता हूँ खुद सॉल्व करें, रिपीट करूंगा हर बार, आप यहाँ पे पॉज कर दीजिए और देखिए। पॉज मैं करूंगा उस पॉज के बीच में। यस डियर, तो इस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी दे रखी है इतनी, और वो पर मोल के लिए दे रखी है। इसका मतलब 1 मोल एल्यूमिना अगर 2 एल्यूमिनियम में कन्वर्ट हो जाता, मैं ऑक्सीजन को आउट फोकस कर रहा हूं, तो आपको प्लस 966 किलो जूल की आपको जरूरत पड़नी थी। एल्यूमिना के ऊपर +3 से 0 पे जा रहा है, तो 1 मोल को चाहिए हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन, बट अभी मेरे पास 2/3 मोल यानी कि 0.66 मोल है, तो मुझे चाहिए 6 इंटू 0.66, दैट इज 4 इलेक्ट्रॉन। तो मेरा n कितना आ गया जी, 4। अब उसने पूछा क्या है आपसे, E, तो आपने जुगत लगाई डेल्टा G इज माइनस NFE नॉट। डेल्टा G नॉट is 966 into 10 raised to power 3। 3 क्यों किया, जूल आ गया। n आपके पास कितना है, 4। फराडे 96500 कूलम। E नॉट वोल्टेज में आएगा, बिकॉज जूल इज इक्वल टू कूलम वोल्ट। तो बेटे E नॉट आपका बेस्ट आंसर आ जाएगा 2.5 वोल्ट। अब आप कहेंगे वहां पे माइनस क्यों नहीं आ रहा, ये नीडेड का मतलब बच्चों माइनस ही है कि इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे हमें चाहिए। पहले हमने जो टॉपिक किए थे वहां पे हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई थी, तो वो पॉजिटिव थी। तो माय डियर, काइंडली रिपीट दिस क्वेश्चन, डू इट अगेन, DIA, hints provided। स्क्रीन पे क्वेश्चन है बच्चों, 3 Faraday equal amount of current are passed through alumina, copper sulfate and NaCl. Then the molar ratio, देखो एल्यूमिनियम +3 खाता है, कॉपर +2 2 इलेक्ट्रॉन खा के ये बन जाता है, और सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन खा के बना देता है। अब देखो हुआ क्या, इसके
3 फैराडे से 1 मोल आता है, इसके 2 फैराडे से 1 मोल आता है और इसके 1 फैराडे से 1 मोल आता है। बट उसने बच्चों आपको फिक्स किया हुआ है 3 फैराडे, तो इसका आंसर तो कितना आ जाएगा 1 मोल। इसका आंसर आ जाएगा हाँ जी 1.5 मोल। इसका आंसर आ जाएगा 3 मोल। तो इसका मतलब एल्यूमिनियम, कॉपर, सोडियम 1, 1.5, 3 होल नंबर पे लाने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2:3:6। आपका आंसर क्या बना है? डी, डॉक्टर। डू यू अंडरस्टैंड सनी? रिपीट करते रहो हर क्वेश्चन को। जितने क्वेश्चन रिपीट करोगे उतने सुखी रहने वाले हो। जितने क्वेश्चन हम रिपीट करने वाले हैं। अ गुड क्वेश्चन। और सुनो, ये क्वेश्चन आपके कंपटीशंस के लिए या अंडरस्टैंडिंग के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे एज कंपेयर टू बोर्ड्स के लिए। 4.5 gram of aluminium is deposited at cathode from aluminium solution by certain quantity of electric charge. The volume of hydrogen produced at STP from HN by the same quantity. सेम क्वांटिटी के लिए बेटे दिमाग जुगत लगाओ, सेकेंड लॉ लगेगा। तो वो क्या कहता था? W1 by W2 E1 by E2। ठीक है जी। तो 4.5 एल्यूमिनियम मान लेते हैं, एल्यूमिनियम का इक्विवेलेंट वेट 9। ठीक है जी। वेट ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पे हम ये निकाल लेते हैं ना, वेट ऑफ हाइड्रोजन निकाल लेते हैं, इक्विवेलेंट वेट इज 1। तो वेट ऑफ हाइड्रोजन इज 0.5 ग्राम आ गए। अब उसके बाद हाइड्रोजन के याद करो आपके पास 2 ग्राम एसटीपी पे 22,400 सीसी होता है, एवोगैड्रो लॉ। 1 mole of any gas at STP is equal to 225,400 cc। तो बेटे 0.5 ग्राम 5600 सीसी और 5.6 लीटर के बराबर होगा। तुम्हारा आंसर आ जाएगा डी, डॉक्टर। डी, डॉक्टर। एक और तरीका भी है, एक और तरीका भी है। हम क्या करते हैं, यहां पे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर लेते हैं। यहां पे राइट, W1 E1। अब देखो इक्विवेलेंट वॉल्यूम नाम की तो कोई चीज थी, तो यहां पे हम गैस है तो यहां पे हम वॉल्यूम ऑफ द गैस इज इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ गैस रख देते हैं। यहां पे मास की जगह पे दोनों जगह पे वॉल्यूम कर देते हैं। तो इसके लिए 4.5 ग्राम ही रखते हैं वॉल्यूम ऑफ गैस। E1 इज 9। याद करो हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट वॉल्यूम कितना था? 11.2। तो वॉल्यूम इज 5.6 लीटर। आप निकाल सकते हैं। दिस इज बच्चों the another way of solving this question. My opinion, repeat it। ये दोबारा रिपीट करो और ये जो रिलेशन आपको मैंने दिखाया है आप इसको प्लीज लिख लेना है। ये आपके पास नॉर्मल था, ये मैंने मॉडिफाई कर दिया। वेट 1 जो गैस आ गई उसका वॉल्यूम और उधर इक्विवेलेंट वॉल्यूम, तो वही तो प्रोपोर्शन है। इक्विवेलेंट वेट की जगह पे इक्विवेलेंट वॉल्यूम रख दो गैसेस के लिए। होमवर्क
ये वही जो फॉर्मूला अभी सिखाया, पॉज सॉल्व। होमवर्क एंड होमवर्क, ठीक है जी। जितने होमवर्क करोगे उतने सुखी आप रह जाने वाले हो बेटे, फायदा होएगा। तो आगे जा रहे हैं, हमने आपको फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस करवाए हैं, ठीक, गो थ्रू होइएगा, सच में फायदा होगा। बट स्टिल ट्राई फॉर हु नोज व्हाट इज पॉसिबल। कितने बड़े लोग थे ना ये साइंटिस्ट, क्या क्या कह जाते थे। हम एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट जगह पे जा रहे हैं। नो नीड ऑफ रेफरिंग एनी अदर बुक, माई नोट्स विल बी मोर देन इनफ। इवन जेई मेंस, जेई एडवांस, नीट तक ये केसेस, टिपिकल केसेस सारे कवर करने वाले हैं। मैं सारे के सारे केस एक जगह पे इकट्ठे करके बच्चों ले आया हूं, राइट। तो शुरू करते हैं। टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। We have seen during electrolysis the reactions occurring at the electrode are oxidation and reduction. Therefore, the product of electrolysis can be predicted on the basis of electrode potential of different reactions. समझाता हूँ। The products of electrolysis depends upon nature of material being electrolyzed. अगर आपके पास A एंड B दो सब्सटेंस है तो एक का रिडक्शन पोटेंशियल डिफरेंट है, दूसरे का डिफरेंट है। तो ऑक्सीडेशन हो रही है तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है उसको पहले ऑक्सीडाइज करिए। अगर रिडक्शन करवा रहे हो कैथोड के ऊपर तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है उसको रिड्यूस कराइए। एंड द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड बीइंग यूज्ड, अभी आपको कराऊंगा, इनर्ट इलेक्ट्रोड से अलग रिजल्ट आएगा और उसी मेटल की इलेक्ट्रोड बनी हुई तो अलग रिजल्ट आएगा। If the electrode is inert, gold, platinum, right, carbon, it does not take part in the chemical reaction and act only as a source for electrons. On the other hand, if electrode is reactive, say copper sulfate है, copper की electrode बना दी, तो जो copper electrode है वो take part करेगा electrode reaction में। Thus, the product of electrolysis may be different for inert and reactive electrodes. अभी करवाता हूँ, केसेस आ रहे हैं। The product of electrolysis mainly depend on the different oxidizing and reducing species present in electrolytic cell and their standard electrode potential. ये It may be noted that some electrochemical processes, though visible, are so slow kinetically that at lower voltage these do not seem to occur. Reaction हो तो जाएगा, सारे ऑक्सीडाइज या रिडक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, बट वो करवाने में हमें मे बी 20 साल लग जाएंगे। तो इनकी जो सुस्ती है, the slowness of electrode reaction create electrical resistance at the electrode surface. Therefore, for occurrence of such reaction, the process involving liberation of gases, normally some extra potential or voltage is required than the theoretical value of the standard electrode potential. This extra voltage required is known as hour voltage. आपके पास एक प्यारा सा डॉगी है, लेट इट बी गोल्डन रिट्रीवर, वो सुंदर सा डॉग नहीं होता जिसके लंबे लंबे बाल है, प्यारा तो बहुत है। आप कह रहे हैं चल यार तीसरी मंजिल पे चलते हैं, वो फंस के बैठ जाता, मैं नहीं जाता हूँ। क्या करना पड़ेगा? धक्का मारना पड़ेगा। तो एग्जैक्टली कुछ रिएक्शन, वो डॉग ऊपर तो चले जाएगा तीसरी मंजिल पे, बट अपने आप नहीं जाएगा, उसको जबरदस्ती पुश करके लेके जाया जा रहा है। और वो जो एक्स्ट्रा एनर्जी आप लगा रहे हैं, दैट इज नोन एज आवर वोल्टेज। ठीक है पुत्र, तो मैं आपको यहां से अब आगे लेके जा रहा हूं। तो some typical cases of electrolysis, यहां से ना बेटे
सारा टॉपिक यहां से कॉपी, नोट्स बनाने हैं एंड तक, जब तक मैं नहीं बोलूंगा। टिपिकल केसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में 4 वाटर, बेटे मेरी प्रैक्टिस है तो 4 वाटर ही आपने लेना है। मैंने वाटर को ऐसे नहीं लिखा है, मैंने वाटर को ऐसे लिख दिया क्योंकि मैं ब्रेकडाउन दिखाऊंगा। ये 2 हिस्सों में टूट जाएगा थ्योरेटिकली बेटे। अभी सी से कैथोड पे गया एंड ए से एनोड पे गया। कैथोड पे आपको याद है कीटाइन होएगा तो नेगेटिव चार्ज होगा, एनोड पे एनायन जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज होएगा। कैथोड के ऊपर कीटायन गया 4H+, एनायन के ऊपर एनायन यानी कि 4OH नेगेटिव पहुंच गए हैं। ये 4 इलेक्ट्रॉन खा के 2 हाइड्रोजन गैस बना के बैठ गए हैं। ये 4OH नेगेटिव 4 इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, एक इंटरमीडिएट OH बनाते हैं। ये आगे 2 वाटर एंड 1 मोल ऑक्सीजन निकाल देता है। यानी कि 4 पानी से 2 हाइड्रोजन, 2 वाटर और 1 ऑक्सीजन मिला ये। और इंपॉर्टेंट चीज 4 इलेक्ट्रॉन 4 फैराडे करंट लगा। कितने मोल के लिए? 4 मोल से। अब देखो जी 4 लगे, 2 पैदा हुए, तो नेट आपके पास कितने लगे हैं? 2 वाटर मॉलिक्यूल लगे हैं, खर्चा हुआ है और 4 फैराडे आया है। प्रोडक्ट देख लो, अक्सर पूछा है उसने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वॉल्यूम क्या होएगा। अगर हाइड्रोजन 2 वॉल्यूम है तो ऑक्सीजन 1 वॉल्यूम होएगा। रेशियो देख लो ना, 2 हाइड्रोजन इज टू 1 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एनोड पे पैदा होती है, ऑक्सीजन एनोड पे पैदा होती है, याद रहेगा। Extremely important, as I said, every page has to be copied. The more the SCP, the more is the tendency to be reduced. The lesser the SCP, the more is the tendency to be oxidized, right? Oxidized. Lesser SCP, more SCP reduced. अरे इसको लॉक लगा दो बेटे, शुरू से यही तो काम कर रहे हैं, यही हब है, बस यही है और कुछ नहीं। मैं बार बार बोलता जाऊंगा। दिस टॉपिक इज extremely important. Do not refer any book बच्चों। If at anode there comes more than one anion, कंपटीशन हो गया, सीट एक है, बच्चे 4 आ गए, then the anion having least SCP will be oxidized first. Will be oxidized first. सुनो, गुरु मंत्र cons, right? C for chloride, O for OH negative, nitrate and sulfate. This is the decreasing ease of oxidation. मतलब अगर आपके पास, दोबारा लिख रहा हूं, उसको नहीं छेड़ने वाला हूं क्योंकि वो आपके लिए छोड़ दिया है। अगर आपके पास क्लोराइड और OH नेगेटिव आया तो क्लोराइड पहले ऑक्सीडाइज होगा। अगर आपके पास सपोज OH एंड नाइट्रेट आयन आया तो OH पहले ऑक्सीडाइज होगा एनायन के केस में। ऐसे ही बेटे अगर आपके पास क्लोराइड और सल्फेट भी हुआ तो क्लोराइड आयन is going to be oxidized first. कॉन्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरी एब्सेंस में सिर्फ यही आपको आगे लेके जाने वाला है। कॉन्स 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 दिमाग में डाल लो। तो ये ऊपर वाला देखो कॉन्स, ठीक, यहां पे मैंने कॉन्स करा दिया आपको। अब इंपॉर्टेंस की वजह से कॉन्स तक जरूरी है। ये आई और बी आर अगर आपने करना है तो आपकी मर्जी है। कॉन्स में ऐड कर देता हूं, क्यों कर देता हूं? क्योंकि मैंने बेटे आप
क्वेश्चंस देखे हैं, लेके आ रहा हूं, पूछे जाते हैं। IBr क्लोराइड OH नेगेटिव नाइट्रेट सल्फेट, कॉन्स के आगे मैंने सेकंड में IB कॉन्स लगा दिया है। I से आयोडाइड, ब्रोमाइड, कॉन्स। द डिक्रीजिंग ईज ऑफ ऑक्सीडेशन, डिक्रीजिंग ईज ऑफ ऑक्सीडेशन मतलब अगर आयोडाइड और ब्रोमाइड हुआ, पहले कौन ऑक्सीडाइज होगा? राइट, ऑक्सीडाइज कौन होगा? आयोडाइड। आयोडाइड और सल्फेट में से पहले कौन ऑक्सीडाइज होगा? आयोडाइड। बेटे यकीन करो, तुम इसको ना साइड पे लिख के रख लो, फायदे इसके इतने सारे हो जाएंगे कि तुम इम्प्रेस हो जाओगे। अच्छा, तुम खुद क्वेश्चन कर रहे हो। तो एनोड पे जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होएगा वो पहले ऑक्सीडाइज होगा। कैथोड पे, तो कैथोड पे the cation having higher SCP will be reduced first. That is पोटेंशियल, सो आपको अपने आप ही याद हो जाएंगे, वो दे देंगे। अगर आपके पास सिल्वर आयन है, कॉपर आयन है और ये इनका पोटेंशियल 0.80, 0.34 और मैग्नीशियम का -2.37, तो सबसे पहले सिल्वर आएगा, फिर कॉपर आएगा और मैग्नीशियम कभी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि मैग्नीशियम +2 तो कभी आपने रिड्यूस ऐसे करना है, आप तो कभी मैग्नीशियम क्लोराइड एक्वस, कभी मैग्नीशियम सल्फेट या मैग्नीशियम नाइट्रेट ही तो लेंगे। जब आप मैग्नीशियम सल्फेट लेंगे एक्वस, तो उसी बर्तन में मैग्नीशियम 2+ तो होगा ही होगा, बट उसके साथ पानी से H+ भी तो होगा। सो बच्चे कहते हैं जो आयंस जैसे एल्यूमिनियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, सोडियम हो गया, जिनका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होता है, उन मेटल्स को उनके साल्ट की एक्वस इलेक्ट्रोलिसिस से नहीं लिया जा सकता है। हम इनको मोल्टन फॉर्म में हम इनको इलेक्ट्रोलाइज करवाने वाले हैं, तो वो काम कर जाएगा। आगे क्वेश्चन में फिर दोबारा आपको ये मिलने वाला है। बेटे ये एक बार पढ़ लीजिएगा। वो आरओ का मतलब रीड ओनली, आपको बताएंगे कि पानी इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो अगर आप पानी की इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो पानी टूटता नहीं है, तो पानी में हम थोड़ा सा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, कभी कभार डाइल्यूट NaOH भी डाल देते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइसिस शुरू हो जाती है। अदरवाइज पानी की कभी इलेक्ट्रोलिसिस हमने बड़ी मुश्किल से देखी है बेटे। ये वही चीज है, एक बार आप देख लीजिएगा। तो वही देखो ना, मैंने अभी क्या समझाया है। पानी है, थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया है, तो OH नेगेटिव भी आ गए, सल्फेट भी आ गए। तो कॉन्स याद करो, OH नेगेटिव और सल्फेट में से किसको पहले ऑक्सीडाइज होना है? OH नेगेटिव को। बैलेंस नहीं किया है वाटर ऑक्सीजन में, सल्फेट आयन क्या करेंगे? वैसे ही बच जाएंगे। अभी कराता हूँ, अभी कराता हूँ, तो वहीं पे ही आगे लेके जा रहा हूँ। क्वेश्चन पढ़ो जो अभी सिखाया, बिल्कुल अभी सिखाया ना, कि मैग्नीशियम पढ़ लो, पॉज कर दो और आंसर देखो। मैग्नीशियम कभी नहीं आएगा, राइट। मान लो उन्होंने एक ऑप्शन ऐसी भी बनाई हुई है, सिल्वर, मरकरी, कॉपर, मैग्नीशियम, ये भी नहीं होगा। मैग्नीशियम कभी नहीं आएगा। अब ये भी बताया ना, मैग्नीशियम पानी के अंदर आ ही नहीं सकता है। आप जानते हैं क्यों? मैग्नीशियम का रिडक्शन पोटेंशियल इज नेगेटिव होता है। तो अगर कहीं पे मैग्नीशियम +2 और एच आयन कहाँ से आएंगे? पानी से आएंगे, कंपटीशन है। ये केटायन है, केटायन कहाँ पे जाते हैं? कैथोड पे जाते हैं। तो बेटे इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इज 0,
इसका -2.37, तो H ions will be reduced and that will be producing hydrogen gas. कौन सा कीटायन पहले रिड्यूस होगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा। हम इस तरह से चलते हुए आपके सामने एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट केस ले आया हूं, थोड़ा ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, तो चुकंदे रहिएगा। मैं आपको तीनों केस करवाऊंगा एक एक करके। इसको फर्स्ट कह रहे थे, आप सिर्फ फर्स्ट वाले पे फोकस रहो। देखते हैं अभी वाटर डिल्यूट की इलेक्ट्रोलिसिस, डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की। डिल्यूट का मतलब बेटे वो आपसे ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं 10⁻8 मोलर, 10⁻7 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड। बेटे C फॉर कैथोड, A फॉर एनोड। अब देखो बैलेंस नहीं है बच्चों, पानी से गया H+, सल्फ्यूरिक एसिड से गया H+ कैथोड पे, नो कंपटीशन। कैथोड पे क्या चीज पैदा होगी, हाइड्रोजन। एनोड पे पहुंचा सल्फेट सल्फ्यूरिक एसिड से, OH नेगेटिव पहुंचा पानी से। कौन्स OH नेगेटिव और सल्फेट में से डियर कौन सा पहले ऑक्सीडाइज होगा, OH नेगेटिव, और सल्फेट बचा रहेगा और वहां पे आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती रहेगी। आप पानी डालते रहिए, आपको एनोड पे ऑक्सीजन और कैथोड पे हाइड्रोजन मिलने वाला है। समझ गए? फर्स्ट केस। सेकंड केस, यहां पे ध्यान दीजिएगा। अब की बार वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस हमने डिल्यूट NaOH डाल दिया, डिल्यूट NaOH डाल दिया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो C फॉर कैथोड, A फॉर एनोड। कैथोड पे पहुंचे H+ और सोडियम आयन, एनोड पे पहुंचे पानी से OH नेगेटिव और NaOH से OH नेगेटिव। दोनों क्या पहुंचे, OH नेगेटिव। तो H+ जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, उसने एक इलेक्ट्रॉन खाया और बना दिया हाइड्रोजन गैस। ठीक, सोडियम आयन रिडक्शन पोटेंशियल कम था, वहीं तैरता रहा। OH नेगेटिव कोई प्रॉब्लम नहीं थी, आपके पास आ गया ये सोडियम एंड OH नेगेटिव बचा रहा, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जाएगी, पानी डालते जाओ, इलेक्ट्रोलिसिस चलती जाएगी। पहले और सेकंड में प्रोडक्ट्स हमारे कैथोड पे हाइड्रोजन है और एनोड पे ऑक्सीजन है। हमारे प्रोडक्ट्स क्या थे बेटे, सेम प्रोडक्ट्स थे। अब हम तीसरी जगह पे जा रहे हैं, ये वाले इसमें आ गए, ये थर्ड केस आ गया। यहां पे कैथोड पे H+, अब की बार हमने थोड़ा सा HCl डाल दिया है, H+ दोनों से सेम आया, तो कैथोड पे के बच्चों यहां पे भी क्या आया, हाइड्रोजन गैस ही आई। मतलब तीनों में हमारे पास प्रोडक्ट सेम आया है। कहां पे, कैथोड पे, कैथोड पे, कैथोड पे, कैथोड पे सेम प्रोडक्ट हमारे पास आ गया है। एनोड पे देखना है, एनोड पे पानी से पानी से पहुंचा OH नेगेटिव और HCl से पहुंचा क्लोराइड आयन। तो कौन में से बेटे अब की बात कौन पहले ऑक्सीडाइज होगा, क्लोराइड आयन। तो एनोड पे आपकी यहां पे क्या आएगी, क्लोरीन गैस आएगी, जबकि आपके यहां पे क्या प्रोडक्ट आया था बेटे, एनोड के ऊपर ऑक्सीजन और एनोड के ऊपर क्या था, ऑक्सीजन। तीनों में कैथोड के ऊपर हाइड्रोजन है,
बट अगर डाइल्यूट HCl यूज करेंगे तो आपके पास एनोड के ऊपर क्लोरीन गैस आने वाली है। जो मैंने सिखाया उसको 2-4 मिनट लगाओ, राइट, समझो। और प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस ऐसे नहीं हो सकती है। वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस के लिए हमें थोड़ा सा एसिड या बेस डालना पड़ता है। तो अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड थोड़ा सा डालेंगे, NaOH थोड़ा सा डालेंगे तो सेम प्रोडक्ट आएगा। बट अगर आप डाइल्यूट HCl डालेंगे तो एनोड के ऊपर हमने पाया है क्लोरीन गैस आती है। ये आपको मैंने यहाँ पे समझाया है। अब बच्चों आगे हम अगेन वेरी इंपॉर्टेंट केस में आ रहे हैं, वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस। अब मैं आपको अभी भी दिखा चुका हूं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। अब मैं आपको दिखाऊंगा बेटे कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से अगर हम पानी के अंदर डाल दें से 50% तो क्या होने वाला है। दैट इज आवर एजेंडा। अगेन बेटे काफी इंपॉर्टेंट, तो प्लीज यहां से, और ये सब कुछ कॉपी हो रहा है दोस्तों, सब कुछ कॉपी हो रहा है। इफ 50% सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज्ड, तो बेटे इंपॉर्टेंस की वजह से आप प्लीज ध्यान दीजिएगा, बहुत ज्यादा ध्यान दीजिएगा। मैंने सल्फ्यूरिक एसिड को टूटी हुई फॉर्मेट में HSO4 लिख दिया है, राइट। और 2 मोल ले ले हैं, मेरी प्रैक्टिस है, आप सेकेंड स्टेप में सीख सकते हैं। तो इससे पहुंचा कैथोड पे H+, कैथोड पे H+G रिड्यूस होके हाइड्रोजन गैस बना दी है, उड़ गए हैं। एनोड के ऊपर थोड़ा सा कार्यक्रम फर्क हो गया है। क्या फर्क हो गया है? HSO4 नेगेटिव, समझ सकते हो ना, HSO4 नेगेटिव। द HSO4 नेगेटिव loses 2 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म एन इंटरमीडिएट। ये स्क्वायर ब्रैकेट में ना हम इंटरमीडिएट लिख देते हैं HSO4। नाउ this is going to convert into H2S2O8 which is known as Marshall's acid। मार्शल एसिड को हम अलग कर लेते हैं और उसके ऊपर पानी डालते हैं, हमें मिल जाता है H2O2 और वापस हमें मिल जाता है सल्फ्यूरिक एसिड। मतलब देखो आपके पास यूज क्या हुआ है, पानी। कैथोड पे क्या आई है, हाइड्रोजन। एनोड पे बच्चों आपके पास क्या चीज आ गई है, H2O2। Which of the following is a method of preparation for H2O2? Concentrated sulfuric acid फर्स्ट केस में ऑक्सीजन आया, सॉरी डिल्यूट में, और कॉन्सेंट्रेटेड में आपके पास क्या आया है, H2O2 आया है। हम इसको पूछ सकते हैं 50% सल्फ्यूरिक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड, दैट्स द सेम थिंग, बट कहानी करने की बात अलग है बेटे, ठीक है। एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मार्शल एसिड। अपने आप में ही इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पी ब्लॉक में आपको करवाया जाएगा, तो वहां पे आप ये देखेंगे। मार्शल एसिड कॉपीट क्या है, H2S2O8, द मार्शल्स एसिड। एक कैरो एसिड भी होता है, आपको पी ब्लॉक में कराऊंगा, H2SO5। सुनो हम कर क्या रहे हैं, इलेक्ट्रोलिसिस एंड फ्यू टिपिकल केसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। आगे जा सकते हैं बच्चों, मूविंग अहेड। सारी चीजें एक से एक बढ़िया इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन NaCl एंड एक्वस NaCl, डियर इंपॉर्टेंट। पहले मोल्टन कर लेते हैं। मोल्टन में इलेक्ट्रोलिसिस को हम डाउन सेल नाम के इक्विपमेंट में किया था, क्लास 11th S ब्लॉक में देखा था। डाउन सेल मोल्टन NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। मोल्टन का मतलब लिक्विड। तो बेटा देयर इज नो कंपटीशन,
सोडियम आयन चले जाते हैं C फॉर कैथोड पे और क्लोराइड आयन आ जाते हैं A फॉर एनोड के ऊपर। सोडियम आयन रिड्यूस हो जाता है, क्लोराइड आयन ऑक्सीडाइज हो जाता है और हमें मिलती है सोडियम पिघली हुई फॉर्म में और क्लोरीन गैस बाहर भाग जाती है। डोंट ड्रॉ दिस डायग्राम, जस्ट रीड इट, जस्ट स्कैन इट, डोंट ड्रॉ इट। हाँ, रफ में बनाना तो शौक से बनाइए, ये +2 के सिलेबस में नहीं है, वो तो मैं इंटरेस्ट बनाने के लिए। और देखो NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस ना जब पिघले हुए की करते हैं तो इसका मेल्टिंग पॉइंट तकरीबन 900 डिग्री सेल्सियस है। 900 तो नहीं, 800 होगा। 1073 केल्विन है तो 800 डिग्री सेल्सियस। तो ये पिघलता नहीं है। तो हम क्या करते हैं, आपको याद है इम्प्योरिटीज सॉल्यूशन चैप्टर में, एडिशन ऑफ इम्प्योरिटीज लोअर डाउन द मेल्टिंग पॉइंट। तो बच्चों यहाँ पे NaCl KCl वगैरह डाल देते हैं, उससे इसका मेल्टिंग पॉइंट 200-300 डिग्री कम हो जाता है, जिससे प्रोसेस थोड़ी सी आसान हो जाती है। दैट इज द सेम थिंग बेटे जो मैंने ये करवाया है, ये वर्डिंग में है, तो काइंडली गो थ्रू दैट। बट मुझे नहीं लगता कि इसको कॉपी करने की कोई जरूरत है, ये मोर देन इनफ है। ठीक है जी। अब हम आपको आगे लेके जा रहे हैं बच्चों, द एक्वस एक्वस aqueous Kastner Kellner cell, extremely important, डाउन सेल मोल्टन के लिए, कास्टनर केल्नर एक्वस के लिए। तो देखते हैं क्या करूंगा। NaCl एक्वस का मतलब पानी है। तो कैथोड पे देखते हैं बच्चों, C फॉर कैथोड। कैथोड पे H+ पहुंचा पानी से और सोडियम आयन पहुंचे NaCl से। H+ का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है तो कैथोड पे H+G रिड्यूस हो जाते हैं। वहां पे सोडियम आया था। एनोड पे OH नेगेटिव एंड क्लोराइड, कॉन्स को बोलना नहीं। क्लोराइड आयन का रिडक्शन पोटेंशियल कम है तो क्लोराइड आयन पहले ऑक्सीडाइज हो जाता है और एनोड के ऊपर मिलती है क्लोरीन, और सोडियम और OH नेगेटिव मिलके बना देते हैं OH नेगेटिव। यहाँ पे हमें 3 चीजें मिलती हैं। दिस इज अ मेथड ऑफ प्रिपरेशन फॉर दोस्तों NaOH। कहते हैं वो देश ज्यादा इंडस्ट्रियलाइज होता है जो सल्फ्यूरिक एसिड और NaOH ज्यादा कंज्यूम करता है, बिकॉज NaOH प्रैक्टिकली हर जगह पे यूज होता है, हर इंडस्ट्री में यूज होता है। सो ये NaOH इसकी वजह से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो तो आपको नॉर्मल सिचुएशन हमने बता दी, हाइड्रोजन एट कैथोड, राइट, क्लोरीन एट एनोड, एंड बोनस प्रोडक्ट आपको मिलता है क्या चीज, द NaOH। बट हमने पाया कि अगर हम मरकरी की कैथोड बना दे, अगर हम कैथोड बना दे मरकरी की, तो वहां पे सोडियम आयन पहले डिस्चार्ज रिड्यूस होता हुआ पाया है इन प्रेफरेंस टू H आयन। तो उस सिचुएशन में बेटे क्या होता है, उस सिचुएशन में ये कास्टनर केल्नर की प्रैक्टिकल चीज है। यहाँ पे हमने ये बना दिया है द मरकरी की मूविंग कैथोड। एक आपके कमरे के जैसा कंटेनर है, इतना बड़ा, एक तरफ से ऊपर उठा दिया और फर्श पे मरकरी डाल दिया। मरकरी की डेंसिटी ज्यादा है तो मरकरी नीचे बैठा रहेगा। एक तरफ कोने पे हमने यहाँ पे एक टैपिंग होल लगा दिया, जरूरत पड़ने पे इसको खोल सकते हैं, अदरवाइज ये बंद रहेगा। तो नीचे तला किसका रहेगा, मरकरी का रहेगा। ऊपर से हमने कार्बन की एनोड्स डाल दी। अब ड्रामा क्या होता है, अब हमारे पास थोड़ा सा काम फर्क हो जाता है। लेट्स सी क्या फर्क होता है। कलर चेंज कर रहा हूं। अब के बाद मरकरी मूविंग की कैथोड बन जाती है। एनोड पे तो सब कुछ वैसा ही है। कैथोड के ऊपर अब H+ भी आते हैं और सोडियम भी आते हैं। अब की बार सोडियम जी इलेक्ट्रॉन खा के रिड्यूस हो जाते हैं।
और सोडियम फटाफट जो मरकरी है इलेक्ट्रोड के साथ रिएक्ट करके सोडियम अमालगम बना देता है। अमालगम आर द अलॉयज ऑफ सोडियम। तो ऐसा करने से व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज जो सोडियम अमालगम बन गया है यहाँ पे, राइट, सोडियम अमालगम, ये सोडियम अमालगम को बाहर ले आया जाता है और अब इसके ऊपर पानी डाला जाता है। आपको मिल जाता है NaOH, मरकरी प्लस हाइड्रोजन। मतलब अभी भी NaOH मिला, अभी भी NaOH मिला, अभी भी हाइड्रोजन कैथोड पे मिला, अभी भी हाइड्रोजन कैथोड पे मिला, बट टेढ़े रास्ते से मिला। इस मरकरी को वापस रिसाइकल कर दिया जाता है। ठीक है जी। तो ये मैंने यहाँ पे दिखाया एट एनोड एट कैथोड, ये हम प्रैक्टिकली ऐसा काम करते हैं। तो बेटे इसको सिर्फ रीड कर लीजिएगा, वही चीज है, कॉपी मत करिएगा। जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है दैट इज मोर देन इनफ, रियली मोर देन इनफ, वो आपको समझा दिया गया था। तो एक जेई का एडवांस का ये पूछा गया क्वेश्चन था डियर, ये होमवर्क के रूप में दिया जा रहा है, आप इसको करिए। ठीक, सॉल्यूशंस अगले पेज पे है, तो आप पहले इसको पॉज कर दीजिए और फिर इसका सॉल्यूशन यहां से देखिएगा। सुनो, किसी कारण से, तो इंपॉर्टेंस की वजह से आप जानते हैं, और कोई कारण नहीं है। मैं बार बार आपको वही चीज बोलता जा रहा हूँ, ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से, है ना। तो आगे जा सकते हैं दोस्तों। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट, एक बार बेटा पार्टी इनर्ट इलेक्ट्रोड ग्रेफाइट से करा दूंगा, प्लैटिनम से करा दूंगा, एक बार कॉपर इलेक्ट्रोड से करवा दूंगा। एवरी डिस्कशन इज extremely important, every discussion which we are doing, extremely, not very important। तो पहला आ गया जी, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स। दोनों में मोल्टन है, ओ सॉरी एक्वस है, सॉरी 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 सॉरी। तो कॉपर सल्फेट एक्वस टूट गया, कॉपर +2 एंड H+, दोनों कैथोड पे चले गए। अब सोचो, बेशक उसके लिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखो, किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा था, कॉपर का। तो कॉपर भाई साहब रिड्यूस हो गए, H बचे रहे कैथोड के ऊपर। एनोड का मानचित्र देखते हैं, एनोड के ऊपर पहुंचे कॉपर सल्फेट और OH नेगेटिव, कॉन्स, राइट, OH नेगेटिव और सल्फेट में से कौन ऑक्सीडाइज होएगा पुत्रों, द OH नेगेटिव, ऑक्सीजन आ गई, और आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड एक्स्ट्रा पैदा हो गया। तो इसकी इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान हमारे पास कैथोड पे कॉपर और एनोड पे हाइड्रोजन पैदा होता है। एक सेकंड बेटे, यहाँ पे मैंने वाटर लिख दिया है, उसको सही कर देता हूं, अब हो गया, राइट। हाइड्रोजन पैदा होता है और साथ में बोनस सल्फ्यूरिक एसिड मिलता है। अब क्वेश्चन पूछने का ढंग देखो उसका, कि इसमें जो पीएच है सॉल्यूशन का वो बढ़ता चला जाता है, समझ सकते हैं पूछने का अंदाज, सल्फ्यूरिक एसिड पैदा हो रहा है। ये बेटे जो मैंने आपको कराया ना, तो ये वही है। अगले पेज पे चलते हैं। अब हम आपको दिखाने वाले हैं यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड। अभी क्या था आपके पास, द यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड, ये अब दिखाता हूं कॉपर इलेक्ट्रोड। कॉपर सल्फेट इलेक्ट्रोलिसिस यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड। Here the impure copper is made anode. Its thickness decreases during the electrolysis.
ऐसे ही समझाने के लिए एक बड़ा सा ब्लॉक इम्प्योर कॉपर, राइट। इसमें हमारे पास गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम जैसी इम्प्योरिटी पाई गई है। प्लस क्या है बेटे? द कॉपर है। याद रहे कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल कम है एज कंपेयर टू इन मेटल से। कॉपर के साथ भगवान ने ऐसे मेटल्स दिए हैं, कॉपर की डेंसिटी ज्यादा है तो कॉपर नीचे रहता है। अभी बताऊंगा इसकी थिकनेस धीरे धीरे करके डिक्रीज होगी और जो इम्प्योरिटी नीचे आएगी उसको एनोड मड बोलते हैं। प्योर कॉपर इज मेड कैथोड, जिसकी थिकनेस बढ़ेगी। एक बारीक सी तार लगा देते हैं, ठीक है जी। ये किसकी है? प्योर कॉपर। दिस इज इम्प्योर कॉपर और इसकी क्या है? एनोड। ए फॉर एनोड अभी दिखाता हूं। इसके नीचे एनोड मड आएगी पुत्रों, एनोड मड, ठीक। एनोड मड इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ गोल्ड, प्लैटिनम। तो ये इतनी ज्यादा महंगी बिकती है कि ये इलेक्ट्रोलिसिस की कीमत को पूरी कर जाती है। इट इज यूज्ड फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ इस वक्त कॉपर और आप कह सकते हैं मेटल्स। सल्फ्यूरिक एसिड इज फॉर्म ड्यूरिंग द प्रोसेस, दिखाता हूं। तो इसके बीच में बेटे डाल देते हैं कॉपर सल्फेट एक्वस। प्योर कॉपर की क्या है? कैथोड। तो ये कॉपर +2 कैथोड पे जाके क्या कर देता है? रिड्यूस हो जाता है, जम जाता है। तो इसकी थिकनेस धीरे धीरे करके, हाँ जी, बढ़नी शुरू हो जाती है। ये मैं कर रहा हूं, थिकनेस इंक्रीज। अब एनोड पे आते हैं। एनोड पे, एनोड पे ऑक्सीडेशन होनी है, कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल कम है। तो भाई साहब यहाँ पे कॉपर सॉलिड ऑक्सीडाइज हो जाता है और ये कॉपर सॉलिड सॉल्यूशन के कॉपर 2+ को जाके कंपनसेट कर देता है। तो ऐसा करने से गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम नीचे झड़ते जाते हैं। इमेजिन करिए बारिश हो रही और जो एनोड की थिकनेस है वो क्या करती है? कम कम होनी शुरू हो जाती है। दैट इज द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉपर सल्फेट यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड। तो इसमें जो कैथोड के ऊपर जो कॉपर आता है वो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कॉपर आता है। तो जब हमें बहुत प्योर मेटल्स चाहिए होते हैं तो हम उनकी इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करते हैं। आप यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट की रिडक्शन यूजिंग सिल्वर इलेक्ट्रोड, गोल्ड क्लोराइड या गोल्ड नाइट्रेट की रिडक्शन यूजिंग गोल्ड इलेक्ट्रोड भी कर सकते हैं। हमें ऐसा करने से मेटल मिलता है। तो इस वक्त प्योर कॉपर बीइंग ऑक्सीडाइज्ड एंड कॉपर बीइंग रिड्यूस्ड, ये काम बेटे यहाँ पे होता है। ऑल केसेस एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। लास्ट केस जा रहा है आपकी आंखों के आगे। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ बॉक्साइट एल्यूमिना Al2O3। जो एल्यूमिना है दैट इज अ हाई मेल्टिंग कोवेलेंट सॉलिड। अरे कोवेलेंट सॉलिड है तो उनके बीच में तो आयन बनने ही नहीं। आयन बनने ही नहीं तो इलेक्ट्रोलिसिस कैसे करोगे? Therefore cryolite, that is Na3AlF6, is added to it during electrolysis। जो क्रायोलाइट है वो 3NaF-AlF3 ऐसा एक डबल सॉल्ट के जैसा है जो टूट जाता है NaF और AlF3 में। याद करें एल्यूमिना का भी रोल आएगा, अभी क्रायोलाइट ने कहानी शुरुआत कर दी है। ये जो AlF3 है, AlF3, राइट, ये टूट गया एल्यूमिनियम आयन और किस में बच्चों?
फ्लोराइड। फ्लोराइड आयन की रिडक्शन हुई, गलती से बोल गया, ऑक्सीडेशन हुई और फ्लोरीन गैस मिल गई। एल्यूमिनियम आयन रिड्यूस होके पैदा हो गई। अब फ्लोरीन जो एनोड पे पैदा हुई, हमने उसमें क्या कर दिया है, उसी इलेक्ट्रोलाइटिक मिक्सचर में हमने और एल्यूमिना डाल दिया। पहले नहीं डाला, बाद में डाला। एल्यूमिना से जो ऑक्सीजन थी वो निकल गई, उसने O2 बना दिया और फ्लोरीन जो पैदा हुई थी, इन्होंने आपस में दोस्ती कर दी और वापस बना दिया AlF3 में। दैट इज बच्चों नेट तो यूज की हो रहा है एल्यूमिना। एल्यूमिना इज गोइंग टू बी यूज्ड। कॉपीड, यहाँ पे मैंने बैलेंस किया है, यहाँ पे मैंने बैलेंस नहीं किया है, दोनों में मैंने कहानी एक ही बताई है बेटे। इसको रीड करिएगा, वो बताएगा एक्चुअल प्रैक्टिस में इसमें हम कार्बन डाल देते हैं, राइट, कार्बन डाल देते हैं और जो ऑक्सीजन पैदा हो रही होती है, आपको पता ना भी एनोड के ऊपर आपने क्या पैदा की थी, ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन टेम्परेचर ज्यादा होता है, ये हम साथ में कार्बन डाल देते हैं कोक, तो उसके साथ ऐड करके कार्बन डाइऑक्साइड बना देती है, प्रोसेस को तेज कर देती है। एंड ये पेज आपके +2 में से लिया गया है, ठीक। हमें इसको हर हाल में पढ़ना होगा बेटे। तो आप ये डायग्राम्स देख सकते हैं, ये वही हैं, कहानी वही है, सिर्फ वहां पे हमने कार्बन एक्स्ट्रा डाल दिया बेटे। तो वो करते कैसे हैं, ये मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। IB कॉन्स मत भूलना बेटे, IB कॉन्स। Predict the product of electrolysis in each of the following. This is an NCERT problem, homework। अभी करा चुका हूँ। Aqueous solution of silver nitrate with silver electrode, एनोड के ऊपर सिल्वर ऑक्सीडाइज होगा, कैथोड के ऊपर सिल्वर बनेगा। Aqueous solution of AgNO3, एनोड के ऊपर नाइट्रेट कॉन्स यूज करना, OH नेगेटिव में से ऑक्सीजन निकलेगी और कैथोड के ऊपर सिल्वर रिड्यूस होएगा। एनसीईआरटी क्वेश्चन है, आप करेंगे, ये करवा चुका हूं। सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सॉल्यूशन सल्फ्यूरिक का मतलब वाटर के अंदर थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड, कैथोड के ऊपर हाइड्रोजन, एनोड के ऊपर ऑक्सीजन। एक्वा सॉल्यूशन ऑफ CuCl2 विद प्लैटिनम, कैथोड के ऊपर Cu+ एंड H+, कॉपर रिड्यूस होएगा। एनोड के ऊपर Cl- एंड OH-, क्लोराइड ऑक्सीडाइज होएगा मेरे प्यारे से बच्चों। ये क्वेश्चन ना बेटे एनसीईआरटी का है, सो दैट इज व्हाई मैंने यहाँ पे 2 पार्ट, यहाँ पे 2 पार्ट, यहाँ पे 4 पार्ट इकट्ठे करके रखे हैं। आई एम गिविंग यू एज अ होमवर्क दैट मस्ट बी डन। देयर आर फ्यू क्वेश्चन अगेन बेटे brought as homework to you, kindly repeat it अपने फायदे के लिए। पता है क्यों, ये बार बार मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। दिस इज अ 3 स्टार, a very important question taken from your competitions. I have solved it, you should solve it. तो हमने आपको लेके आए हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल में। इसमें हमने आपको फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पिछली क्लास में कराए थे, कुछ क्वेश्चन पिछली क्लास में किए थे, कुछ क्वेश्चन हमने इस क्लास में हमने शुरू कर लिए हैं। तो अगले लेक्चर में बेटे आपको लेके जा रहा हूं कंडक्टेंस के ऊपर, मेटालिक कंडक्टेंस और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। ये टॉपिक हम अगली क्लास में शुरू करने वाले हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बगैर तो कुछ होता ही नहीं है ना इस चैप्टर में। तो हम आपको अगली क्लास में कंडक्टेंस से आगे मिलने वाले हैं बेटे। सो तब तक के लिए जय हिंद, पढ़ो और अगले लेक्चर 10th सेशन का इंतजार करिए। बाय बेटे, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, साइनिंग ऑफ, बाय।